हेलो दोस्तों, कैसे हैं। वेलकम टू आदित्य ट्यूशन क्लासेस। आई होप आप लोग अच्छे होंगे और आपकी स्टडी बहुत अच्छे तरीके से चल रही होगी। तो आज हम लोग डीएनए फिंगरप्रिंटिंग की प्रोसेस को सीखेंगे। कैसे डीएनए फिंगरप्रिंटिंग प्रोसेस होती है और इसका क्या यूजेस है। तो डीएनए फिंगरप्रिंटिंग का क्या यूजेस है, हम लोग जानते हैं सभी लोग कि डीएनए फिंगरप्रिंटिंग का यूजेस स्पेशली इन क्रिमिनल केसेस में आइडेंटिफाई करने में यूज़ किया जाता है। पैटर्निटी टेस्ट को पता करने में किया जाता है, पैटर्निटी को पता करने में, और इमिग्रेंट्स जो बाहर से लोग आते हैं उनको भी पता करने, आइडेंटिफाई करने के लिए डीएनए फिंगरप्रिंटिंग का ही यूज़ किया जाता है। ठीक है दोस्तों। तो और जैसे मान लीजिए कि कहीं पे क्राइम केस हो रहा है, तो यदि वहाँ से कोई ब्लड सैंपल मिला हुआ है हमें, तो यदि मान लीजिए किसी मर्डर का ब्लड सैंपल मिला हुआ है और तो यदि किसी पर्सन पे हमें शक है, तो जिस पर्सन पे डाउट होता है उसके ब्लड सैंपल के डीएनए को एक्सट्रैक्ट करते हैं, और जो मर्डर साइड से हमको सैंपल मिला हुआ है, ठीक है, क्राइम साइड से जो मिला हुआ उसके ब्लड सैंपल से डीएनए को एक्सट्रैक्ट करते हैं, फिर दोनों को मैच कराते हैं। जिसका डीएनए सीक्वेंस मैच कर जाता है तो हम आइडेंटिफाई कर लेते हैं कि यही क्रिमिनल है। ठीक है। तो हम लोग सबसे पहले इसके डेफिनेशन को देखते हैं कि डीएनए फिंगरप्रिंटिंग की प्रोसेस क्या है और इसके डेफिनेशन क्या है। तो डीएनए फिंगरप्रिंटिंग को सबसे पहले डिस्कवर किया था एलेक्स जेफरी ने। किसने किया था? एलेक्स जेफरी ने किया था, 1984 में किया था। इसलिए इनको फादर ऑफ डीएनए फिंगरप्रिंटिंग कहा जाता है। अब बात करते हैं इंडिया की। तो इंडिया की बच्चों बात करेंगे तो इंडिया में लालजी सिंह का नाम आता है। लालजी सिंह को फादर ऑफ इंडियन डीएनए फिंगरप्रिंटिंग कहा जाता है। जो लोग आप लोग लाल पैथोलॉजी देखते हैं वो इन्हीं के नाम पर है। ठीक है, ओके। अब देखते हैं हम लोग क्या है कि यदि हम इसकी डेफिनेशन को देखते हैं डीएनए फिंगरप्रिंटिंग की, तो हम इस फिंगरप्रिंटिंग में क्या आइडेंटिफाई करें? उस पर्सन का डीएनए, यानी कि पर्सन की जो आइडेंटिटी की जा रही है वो ऑन द बेसिस ऑफ डीएनए पे करते हैं। मीन्स द आइडेंटिफिकेशन ऑफ अ पर्सन, आइडेंटिफिकेशन ऑफ अ पर्सन मतलब किसी व्यक्ति की पहचान करना ऑन द बेसिस ऑफ इट्स डीएनए मटेरियल, उसके डीएनए मटेरियल पे। यानी कि यदि किसी पर्सन को हम आइडेंटिफाई कर रहे हैं उसके डीएनए की मटेरियल पर, डीएनए के बेसिस के यहाँ पर, तो उसी को कहते हैं डीएनए फिंगरप्रिंटिंग। और इसकी दूसरी डेफिनेशन एक बहुत ही सिंपल है कि अ लैबोरेटरी केमिकल टेस्ट दैट शो द जेनेटिक मेकअप ऑफ अ पर्सन इज कॉल्ड डीएनए फिंगरप्रिंटिंग। अब डीएनए फिंगरप्रिंटिंग का प्रिंसिपल क्या है, किस प्रिंसिपल पे काम करता है? तो डीएनए फिंगरप्रिंटिंग का प्रिंसिपल ये कहता है कि 99% डीएनए जो होता है वो सभी पर्सन में सेम होता है। जैसे हम हैं और आप हैं तो सभी में 99, जैसे ये डीएनए है तो डीएनए का जो 99.9% पार्ट होता है, 99.9% पार्ट होता है, वो सभी में क्या होता है? सेम होता है। और इस पार्ट को बोलते हैं बल्क डीएनए। क्या बोलते हैं बेटा? बल्क डीएनए कहते हैं। और 0.1% जो डीएनए होता है ये सभी में डिफरेंट होता है। और इसी 0.1% के डिफरेंट के बेसिस पे हम लोग क्या करते हैं? किसी भी पर्सन को आइडेंटिफाई करते हैं, उसकी पहचान करते हैं, और इस रीजन को कहते हैं सैटेलाइट डीएनए। क्या बोलेंगे? इस 0.1% पार्ट को ही कहा जाता है सैटेलाइट डीएनए। और इस सैटेलाइट डीएनए पे मान लीजिए यदि किसी पर्सन का, कोई ऐसा पर्सन है जिसमें ये 0.1% वाला पार्ट भी सेम है, तो यदि 0.1% वाला पार्ट सेम है तो इस पे जो रेपिटेटिव सीक्वेंस होते हैं वो डिफरेंट होते हैं। रेपिटेटिव सीक्वेंस क्या होते हैं? रेपिटेटिव सीक्वेंस का मतलब जैसे AGAC, एडेनिन गुआनिन थायमिन साइटोसिन, ये जो रेपिटेटिव सीक्वेंस होता है ये अलग अलग होता है। यदि मान लीजिए 0.1% पार्ट सेम हो गया, लेकिन तो उसका जो रेपिटेटिव सीक्वेंस होगा वो अलग होगा। यदि मान लीजिए किसी पर्सन में ये 100 टाइम्स है तो हो सकता है नेक्स्ट वाले में वो 102 टाइम्स होगा। क्लियर? और इसी रिपीटेटिव सीक्वेंस को ही क्या बोलते हैं? इसी रिपीटेटिव सीक्वेंस को हम लोग क्या बोलते हैं? VNTR बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इसी रिपीटेटिव सीक्वेंस को क्या बोलते हैं? VNTR, यानी कि वेरिएबल नंबर ऑफ टैंडम रिपीट्स। ओके, ठीक। अब आता है क्या? डीएनए के स्टेप। डीएनए के ये डीएनए फिंगरप्रिंटिंग के जो स्टेप हैं, कैसे हम लोग इसकी प्रोसेस को आइडेंटिफाई करते हैं। ठीक है, अब आइए हम लोग एक एक करके इसको सीखेंगे। ठीक है, क्या है? इसको एक केस के द्वारा हम लोग समझेंगे कि क्या होता है, कैसे इन स्टेप को हम लोग यूज़ करते हैं। ठीक है, आइए देखते हैं। तो आइए सीखते हैं हम लोग बेटा, इसको देखते हैं इसके स्टेप। ठीक, एक केस लेते हैं। सपोज दैट हम लोग एक केस लेते हैं कि एक कमरा है जिसमें मर्डर हुआ है और उस जगह से हमको एक ब्लड सैंपल मिला है। ठीक, ये मान लीजिए ये मर्डरर है। ठीक है, इसका ब्लड सैंपल मिला
तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले इस मर्डरर जिसने मर्डर किया है इसके ब्लड सैंपल को टेस्ट करेंगे और इसके डीएनए सीक्वेंस की जांच कर लेते हैं। मान लीजिए हमने इसके डीएनए सीक्वेंस को टेस्ट किया तो इसका डीएनए सीक्वेंस आया AGAC आया, ठीक। यानी कि उसका जो 0.1% पार्ट जो था, जो 0.1% वाला पार्ट था, उस पर जो रिपीटेटिव सीक्वेंस था वो AGAC था। हमने ये आइडेंटिफाई कर दिया। अब मान लीजिए जो इसका AGAC है वो इन दोनों पर्सन में से जिसका मैच कर जाएगा हम समझेंगे कि वही क्या है, क्रिमिनल है, उसी ने मर्डर किया है, ठीक है। ओके, तो अब पहला स्टेप क्या करते हैं, सबसे पहले आइसोलेशन एंड एक्सट्रैक्शन ऑफ डीएनए। सबसे पहले क्या करेंगे, इनका जो ब्लड सैंपल लिया उसमें से क्या करें, डीएनए को आइसोलेट करेंगे। और ये आप ध्यान रखिए कि हम लोग डीएनए को उसके ब्लड सैंपल से भी आइसोलेट कर सकते हैं, हेयर फॉलिकल से भी कर सकते हैं, सलाइवा से डीएनए को भी एक्सट्रैक्ट किया जा सकता है और सीमेन से भी कर सकते हैं, ठीक है बेटा, क्लियर। तो सबसे पहला स्टेप क्या है, ये 6 स्टेप हैं, इनको लोग एक एक करके समझेंगे। सबसे पहले क्या करेंगे, आइसोलेशन एंड एक्सट्रैक्शन ऑफ डीएनए, यानी कि डीएनए को यहाँ से एक्सट्रैक्ट करेंगे, क्लियर। डीएनए को क्या कर लेंगे, एक्सट्रैक्ट कर लेंगे, डीएनए को एक्सट्रैक्ट करेंगे। डीएनए को एक्सट्रैक्ट करने के बाद क्या करेंगे, दूसरा स्टेप क्या है, डाइजेशन ऑफ डीएनए बाय रिस्ट्रक्शन एंडोन्यूक्लियस। फिर जो इसके जो डीएनए है उसको क्या करेंगे, उस डीएनए को आइसोलेट करने के बाद उसको रिस्ट्रक्शन एंजाइम से क्या करेंगे, कट कर लेंगे, ठीक। उसको स्पेसिफिक रीजन पे उसको कट कर लेंगे डीएनए को, डीएनए फ्रेगमेंट को। फिर उसके बाद क्या करेंगे, उसके बाद थर्ड स्टेप क्या है, सेपरेशन ऑफ डीएनए फ्रेगमेंट बाय जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस। फिर जो डीएनए फ्रेगमेंट हमने कट किया, जो डीएनए को कट किया था उसको जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस करेंगे। जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस एक ऐसी टेक्निक है बेटा जिसमें क्या करते हैं हम लोग डीएनए को साइज वाइज उसको सेपरेट करते हैं, डीएनए को साइज वाइज सेपरेट करेंगे, ठीक। जैसे उसमें हम लोग क्या यूज करते हैं, ये जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस प्लेट है, इसके अंदर क्या है, इसके अंदर पूरा क्या है, एगोरस जेल भरा होता है, ठीक, एगोरोजेल होता है। और इसी में मिला देते हैं हम लोग क्या, इसी एगोरोजेल में ऐड कर देते हैं एल्केलाइन सॉल्यूशन, एल्केलाइन सॉल्यूशन मिला देते हैं, एल्केलाइन सॉल्यूशन मिला देते हैं। उससे क्या होता है, जो डीएनए के फ्रेगमेंट होते हैं उसके दोनों टेम्पलेट अलग अलग हो जाते हैं ताकि वो अलग अलग रन कर सकें। फिर क्या करेंगे हम, अब क्या करेंगे, इस सैंपल को इन वेल्स में फिल कर लेंगे। इस वाले वेल्स में हम मर्डरर का फिल करते हैं, जो हमको मर्डर साइड से मिला था सैंपल उसको इसमें फिल कर देंगे मर्डर में। फिर इसमें पर्सन ए का फिल करते हैं और इसमें पर्सन बी का फिल कर लेते हैं, क्लियर। अब क्या करेंगे, अब इसमें हम क्या करेंगे, करंट को पास करेंगे, करंट को पास करेंगे, ठीक है। एक तरफ कैथोड होता है, दूसरी तरफ एनोड होता है, दूसरी तरफ एनोड होता है, यानी कि पॉजिटिव चार्ज होता है। आपको मालूम है कि डीएनए जो होता है वो नेगेटिवली चार्ज होता है, इसीलिए जब इसमें करंट रन करेंगे तो ये पॉजिटिव की तरफ अट्रैक्ट होगा, यानी कि जो इसके डीएनए फ्रेगमेंट होंगे इस तरफ क्या करेंगे, मूव करेंगे, क्लियर। अब जब इसमें हम लोग बेटा क्या करते हैं, करंट पास करते हैं, करंट पास करते हैं, तो जो इसके डीएनए फ्रेगमेंट होते हैं, एक देखते हैं कि एक का डीएनए फ्रेगमेंट जो मर्डर का होता है वो यहाँ पे रुक रहा है, 2 पे रुक रहा है, और दूसरा रुक रहा है कितने पर, 3 पे रुक रहा है। इसके देखिए जो मर्डर था इसका जो एक फ्रेगमेंट था, डीएनए का एक फ्रेगमेंट किस पे जाके रुका, 2 पे रुका, और दूसरा जो रुका वो किस पे रुकता है, 3 पे रुकता है, ठीक। अब जो पर्सन ए है, इसका एक फ्रेगमेंट दिखता है 4 पे, किस पे, 4 पे रुक रहा है, और दूसरा 5 पे, किस पे, 5 रिपीटेटिव यूनिट्स पे रुक रहा है। और पर्सन बी का देखिए किस पे रुक रहा है, एक पहला फ्रेगमेंट 2 पे और दूसरा फ्रेगमेंट किसके, 3 पे रुक रहा है, क्लियर। अब क्या करते हैं, अब आता है आपका सडन ब्लॉटिंग। फोर्थ स्टेप क्या है, सडन ब्लॉटिंग। सडन ब्लॉटिंग में क्या होता है बेटा, इसमें हम लोग क्या करते हैं, डीएनए सडन ब्लॉटिंग में क्या करते हैं कि डीएनए फ्रेगमेंट ट्रांसफर फ्रॉम जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस प्लेट टू नायलॉन मेम्ब्रेन शीट। अब हम लोग क्या करेंगे, इस जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस प्लेट पे एक नायलॉन मेम्ब्रेन शीट को इसके ऊपर रख देते हैं। अब क्या होगा, जो ये डीएनए फ्रेगमेंट होते हैं ये उसी में चिपक जाते हैं, उस नायलॉन मेम्ब्रेन शीट पर ये डीएनए फ्रेगमेंट क्या हो जाएंगे, चिपक जाएंगे, क्लियर। अब उसके बाद आपका 5th स्टेप है रेडियो एक्टिव प्रोब। रेडियो एक्टिव प्रोब क्या होता है, इसमें हम लोग कॉम्प्लीमेंट्री सीक्वेंस यूज करते हैं। किसका कॉम्प्लीमेंट्री सीक्वेंस, जो मर्डरर साइट का जो 0.1% का सीक्वेंस था, जो मर्डर का सीक्वेंस था 0.1% वाला AGAC, इसी का जो प्रोब होगा, जैसे मान लीजिए A है तो A का क्या हो जाएगा T, G का हो जाएगा C, A का हो जाएगा T और C का हो जाएगा G, यानी कि TCTG। ये इसका क्या है, प्रोब है, क्या है ये, इसका क्या है, प्रोब है, रेडियो एक्टिव प्रोब है। अब इसको हम रेडियो एक्टिवली एक्टिव बना लेते हैं।
और क्या करेंगे, इस नायलॉन मेम्ब्रेन शीट के ऊपर इसको रन कराते हैं। क्या कराएंगे, नायलॉन मेम्ब्रेन शीट के ऊपर रन कराएंगे और ये जाकर के जो रेडियो एक्टिव प्रोब होंगे ये इसी सीक्वेंस से क्या हो जाते हैं, अटैच हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे, इससे अटैच हो जाते हैं। क्लियर, इससे जाकर के अटैच हो जाएंगे। क्यों, क्योंकि आपको बताए थे अभी मर्डर का जो सीक्वेंस था वो AGSC था, यानी कि इससे क्या होगा, TC TG क्या हो जाएगा, अटैच हो जाएगा। क्लियर, ये से अटैच हो जाएगा। अब क्या करेंगे, जो 6th स्टेप है ऑटो रेडियोग्राफी। ऑटो रेडियोग्राफी यूज आ एक्सरे फिल्म। अब इस ऑटो रेडियोग्राफी में क्या करते हैं, वो जो नायलॉन मेम्ब्रेन शीट है उसके ऊपर एक्सरे फिल्म रखते हैं। क्या रखेंगे, एक्सरे फिल्म रखेंगे। और जब एक्सरे फिल्म रखते हैं बेटा तो क्या करता है, जो अब ये जो आपको तो रेडियो एक्टिव प्रोब छोड़े थे, अब ये क्या कर देंगे, जैसे रेडियो एक्टिव फिल्म को हम रखते हैं ये जो है साइन करेंगे। ये क्या होंगे, ये जो आपको दिख रहे हैं साइड, ये क्या करते हैं, साइन करेंगे। ये फ्रेगमेंट साइन करते हैं। जब ये फ्रेगमेंट साइन करते हैं, यहाँ तक हमें पहले नहीं पता होता। जब ये हमने इमेजिन किया था कि ये 2 पे रुका, ये 3 पे रुका, लेकिन ये पता हमें चल पाता है लास्ट में। जब साइंटिस्ट इसको करते हैं प्रैक्टिकल तो लास्ट में ये चीज़ पता हो पाती है। जब एक्सरे फिल्म रखते हैं तब जब ये साइन करते हैं तो हमने देखा क्या कि जो मर्डरर का एक फ्रेगमेंट का था, यानी कि इसके एक क्रोमोसोम्स पे 2 रिपीटेटिव यूनिट्स थी और दूसरे वाले क्रोमोसोम्स पे 3 रिपीटेटिव यूनिट्स हैं। किसकी, AGSC की। AGSC की एक क्रोमोसोम्स पे 2 रिपीटेटिव यूनिट्स हैं और दूसरे वाले क्रोमोसोम्स पे 3 रिपीटेटिव यूनिट्स हैं। इसी तरीके से में देखा, बी वाले में देखा, पर्सन ए में देखा, इस वाले पर्सन ए में देखा कि एक क्रोमोसोम्स पे इसके 4 रिपीटेटिव यूनिट्स हैं और दूसरे वाले क्रोमोसोम्स पे इसका बेटा 5 रिपीटेटिव यूनिट्स हैं। क्लियर, और पर्सन बी को हम आइडेंटिफाई किया तो देखा कि इसके एक क्रोमोसोम्स पे 2 रिपीटेटिव यूनिट्स हैं और दूसरे वाले क्रोमोसोम्स पे 3 रिपीटेटिव यूनिट्स हैं। यानी कि हम क्या देख रहे हैं कि जो मर्डर साइट से, जो क्रिमिनल साइट से, जो क्राइम साइट से हमें सैंपल मिला था मर्डर का, उसका सीक्वेंस और पर्सन बी का सीक्वेंस, ये इन दोनों का ये पैटर्न देखिए तो ये सेम है। इन दोनों का पैटर्न क्या है, ये सेम हो रहा। यानी कि क्या हुआ कि पर्सन बी जो है ये क्या है, क्रिमिनल है, ये गुनहगार है। और इस तरीके से हम DNA फिंगरप्रिंटिंग से आसानी से ये पता कर लेते हैं कि किसने इसका मर्डर किया है। तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, ठीक है। और यदि वीडियो अच्छा लगा तो हमें कमेंट करके बताइएगा और चैनल पे यदि नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और नोटिफिकेशन बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा, जिससे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको आसानी से मिल जाएगा। ठीक है, थैंक यू दोस्त।